यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के विवेक हैं। कलाविद ढंग से सृष्टि की रचना की जो स्वतः संचालित क्रियाएं हो रही है, उसमें कालबद्ध कोशिकाओं से लेकर पूरे बड़ी तक, पेड़ पौधों से अणु से लेकर ब्रह्मांड तक की जो समझदारी है, समझबूझ है, उसके में आप विवेक का स्थान आपका है। आप को हमारे ऋषियों ने प्रधान देवता के रूप में प्रार्थना किया है, पूजा किया है। आपने उन्हें सिद्धि भी दी है, उन्हें ज्ञान भी दिया है। आपके ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण वेद है, आयुर्वेद है, बहुत बड़े ज्ञान विज्ञान की सारी बातें हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जगत की में मनुष्य की जो स्थिति आज हो गई है, आहार विहार, खान पान, रहन सहन, ये जो उसका बिगड़ गया है, अपने ऊपर स्वस्थ होने की चिंता भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख पड़ती है। कृपया इस तरह से उसमें कुछ विवेक का दीजिए, कुछ जागरण कीजिए, कुछ स्वस्थ बनाने की कोशिश कीजिए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद आयुर्वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद की जो आदेश है उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना सत्य है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हम जब तक अपने प्राचीन ज्ञान से, अनुभूत ज्ञान से अपने को संचालित नहीं करेंगे, खान पान, आहार विहार हम उस पर नहीं रखेंगे, तब तक हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसी की चर्चा मैं बार बार करते रहा हूँ। मनुष्य स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, रोग निवारण के लिए आयुर्वेद ने जो कहा है उस पर अमल करने में बहुत कठिनाई नहीं है। इस कड़ी में मैंने आपको वायु, पित्त और कफ, तन की बनावट, स्थूल बनावट की बात मैंने चर्चा कर लिया है। उसकी प्रकृति का अवस्था में क्या किस स्वभाव में रहता है, वह उस पर भी चर्चा हुई है। यद्यपि कि इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जितनी बातें आपको कही गई है उतना अंत नहीं है, बहुत विशाल है। वायु पूरे ब्रह्मांड की सारी क्रिया शक्ति वायु है। 3 शक्तियाँ पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, हमको भी वही बनाती है। कोशिका से लेके पूरे तन का निर्माण उसी के अधीन है। इसलिए वो ये समय थोड़ा है, आपको जो इशारा मैंने बात की गई है, इतना यही अंतिम लिमिटेड नहीं है। पित्त का भी दायरा बहुत विशाल है, वो उसका भी अग्नि बात उस पर कही गई है कि अग्नि हमारे शरीर में है। वायु और अग्नि मिलकर कार्य करते हैं हमारे शरीर का, इसलिए उस पर ध्यान रखना होगा कि वायु शब्द से आप जो जनरल वायु, जो हवा से अर्थ नहीं है, समूची क्रिया शक्ति से उसका अर्थ समूची क्रिया शक्ति है। एक्शन है, जहाँ क्रिया है वो सब वायु है। जहाँ परिवर्तन करने की आत्मसात करने की जहाँ जहाँ क्रिया है वो सारी पित्त का है, अग्नि का है। और ये दोनों के बाद मिलने जो बन जाता है, जो परिणाम निकलते हैं, वो सब कफ है। आज हम बात पित्त कफ के प्राकृत अवस्था को तो हमने उस पर चर्चा कर दिया है, थोड़ा चर्चा कर दिया है। आज अब हम लोग गुण और दोष के संतुलन की बात करेंगे। ये संतुलित दोष गुण ही स्वस्थता है, और असंतुलित हो जाने पर ये बीमार हो जाता है। पूरी आयुर्वेद का यही टेक्नोलॉजी है
इससे अधिक आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये समझदारी अगर आ गई तो आयुर्वेद का पूरा समझदारी आ गई, कहीं भी परेशानी, कहीं कुछ नहीं हो। अब सबसे पहले मैं आज वात की जो वृद्धि हो जाती है, आयुर्वेद के हिसाब से वृद्धि और क्षय पर विचार किया गया है। क्रियाशीलता की वृद्धि या क्रियाशीलता का क्षय, दोनों ही हालत में हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ज़्यादा वृद्धि से रोग होता है, वायु के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं और वायु के रोग की प्रधानता बहुत ज़्यादा है और उसकी अहम भूमिका है। वायु के रोगों के संदर्भ में हमारे ऋषियों ने 80 प्रकार के वायु के रोग कहे हैं। आज वो 80 प्रकार का रोग जो है 800 से भी ज़्यादा हो गया है वायु के रोग। अब लेकिन हम अपने सीमा में, आयुर्वेद की सीमा में अगर हम चर्चा करें तो हम आज वायु के जो अधिकता हो जाती है, जो हम महसूस करते हैं कि वायु की क्रियाशीलता की अधिकता हो गई है, उससे क्या लक्षण उत्पन्न होता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। वात की वृद्धि में सबसे पहले हम विचार करें कि हम जो आहार विहार लेते हैं, हम जो बनते हैं, वो सारी क्रियाएं तो हमने नेचर में, प्राकृतिक अवस्था में देखा है। आहार विहार के गड़बड़ी से हम बीमार होते हैं, काल और इंद्रियों के अतियोग, हीन योग से हम बीमार होते हैं। अब हम बनने का जो मुख्य स्रोत है हमारा आहार है और विहार है। आहार में हम जो कुछ भी लेते हैं वह पाचक संस्थान के माध्यम से हमारे शरीर में धातु बनने के स्तर तक के लिए परिवर्तित होता है, अब फिर धातु बनता है। हमारे पास 2 अग्नियां यहाँ हो जाती है समझने के लिए। एक अग्नि है पाचकाग्नि और दूसरा है अग्नि धात्वाग्नि। अब धात्वाग्नि और पाचकाग्नि को संचालित करने की क्रिया वायु के हाथ में है। वायु जब यहाँ विकार वृद्धि को प्राप्त हो जाता है तो सबसे पहले उसका, मैंने बताया था कि सुखा देने का गुण है उसमें, और वह जो हम खाते हैं उसको फर्मेंट कराकर, क्रियाशील बनाकर और अणु के स्तर पर उसको परिवर्तित करने की जो क्रिया बीच में है, उसमें भी एक वायु बनती है। वो फर्मेंटेड वायु बनती है, वो माने क्रियाशील वायु नहीं बनती है। लेकिन फर्मेंट करने के बाद यानी हम जो बायोराइड बनता है, जिससे हमारी कोशिकाएं बनती है, ये सब जगह वायु की भूमिका है। अब सबसे पहले हमारे पाचक संस्थान की अगर सुचारू पाचन संस्थान हमारा पर अगर की वायु अगर सुचारू रूप से कार्य नहीं होता है, विकृत हो जाता है, बढ़ जाता है, दूषित हो जाता है, तो कब्जियत से शुरू करते हैं हम। कब्जियत होता है, पेट में अनावश्यक वायु कार्बन बनता है और हमारा मन व्याकुल हो जाता है। और जब वायु बनने लगता है तो वायु का काम सुखाना भी है, हमारे पैखाना को भी सुखा देता है, शरीर को भी सुखा देता है, सिकुड़ा देता है, मन पर भी असर डाल देता है, व्याकुल बना देता है। इसलिए वायु का अगर विकृत वायु या अधिक वायु जब माइग्रेशन हो जाती है, उसमें वायु में हो जाता है, तो ये स्थिति बनती है। अब हमारे पाचन संस्थान से जो पच गया उसको धात्वग्नि के रूप में, हमारे शरीर के रूप में उसको बनाया जाता है, धातु के रूप में बनाया जाता है। हमारा पूरा शरीर 3 धातुओं के भीतर है, और धातु के में बनाने में क्या है कि यह पूरे इंडोक्राइन की ग्रंथियों के सहयोग से इसको हमारे शरीर में धातु के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब इस क्रिया में अगर कहीं अंतर आती है तो यह यानी दर्द करने लगता है, ये सिमटने लगता है और पूरी माने इसका माने दर्द जो है ऐठन इसमें उत्पन्न हो जाती है, सुई चुभने जैसा, तोड़ने जैसा, फाड़ने जैसा, ये सब दर्द इसमें हो जाते हैं। शून्यपन की स्थिति भी हो जाती है। तो ये क्रियाशीलता जब बाधित होती है तो पूरे अंग में कहीं भी शून्यपन हो सकता है, और उसके बाद अवसादग्रस्त हमारा मन हो जाता है,
थोड़ा सा कब्जियत इत्यादि भी होता है तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन भी व्याकुल हो जाता है, अवसाद में चले जाते हैं, सिकुड़न हो जाता है, चर्म के माने मुंह तो सूखता ही है, चमड़ा भी सूखने लगते हैं और हम हमारा सेल भी कम बनने लगता है और पानी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में अकड़न से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, अकड़न होने लगता है, टिंगलिंग होने लगता है हमारे और हमारे साथ हमारे शरीर का रंग भी बदल जाता है, काला होने लगता है, धुंधला होने लगता है, वायु के स्थिति में हम उदास होने लगते हैं, यानी बहुत सारी बातें होती है। इन सारी बातों पर एक माने चूँकि बहुत विशाल सब्जेक्ट है तो एक क्रम से आगे हम बताएंगे। अभी एक हम लोग पूरे शरीर के वायु और पित्त और कफ के कमी विशेष होने से क्या हमारे शरीर पर डायरेक्ट असर पड़ता है, इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन तात्कालिक रूप से वायु की कमी से हमारे में लैसिट्यूड हो जाता है, हम आलस हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, लकवा इत्यादि का बहुत सारी बीमारी वायु के कमी से होता है। एग्रीवेशन और कमी दोनों की चर्चा आज मैंने यहाँ किया। अगले कड़ी में मैं पित्त का और कफ का करूँगा। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आपको हम विसर्जित करते हैं और इस कार्यक्रम से आपका और डिटेल जब बने दोनों हो जाएगा, दोनों पर बात कर लेंगे तो डिटेल आपको कुछ लिस्ट शैली का बतावेंगे कि कैसे कैसे हमारा रोग कैसे समझ में आएगा कि हम कैसे रोगी हो गए। इस तरह इसी के साथ आपको यह कार्यक्रम समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।